दोस्तों, पूरे इंडिया को कपालभाति और अनुलोम विलोम कराने वाले बाबा रामदेव कब एक योग गुरु से विकसित होकर एक बिजनेस गुरु बन गए, जनता समझ ही नहीं पाई। आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने वाले उनके पतंजलि ग्रुप का टर्नओवर अब 30,000 करोड़ पहुंच चुका है। पतंजलि ने अपने हर्बल शैम्पू, टूथपेस्ट और घी जैसे दर्जनों प्रोडक्ट से सालों से इंडियन एफएमसीजी मार्केट पर राज करने वाली कंपनीज की नींव हिलाकर रख दी है। और अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब पतंजलि इंडिया की नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी बन जाएगी। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे और कैसे साइकिल पर चूरन बेचने वाला रामकृष्ण यादव बन गया इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स का चेहरा, यही जानने की कोशिश करेंगे हम मिलकर आज की इस वीडियो में। Factified. Facts on your face. दोस्तों, पतंजलि की शुरुआत 1995 में हरिद्वार में एक छोटी सी दिव्य फार्मेसी से हुई थी, जिसकी स्थापना आचार्य बालकृष्ण ने की थी। इस फार्मेसी में सेहत से जुड़े हर्बल प्रोडक्ट्स बिका करते थे, लेकिन उस समय कोई भी दुकानदार इन प्रोडक्ट्स को अपनी दुकान में जगह देने को तैयार नहीं था। हमारे देश की बड़ी और विशाल एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए उस वक्त इनके उत्पाद एक इलाके के लोकल प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन सब बदल गया 2006 में, जब बालकृष्ण ने फेमस योग गुरु रामदेव के साथ मिलकर पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत की। खैर, अगर आप एफएमसीजी के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और इस टर्म का इस्तेमाल उन प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में रोजाना इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत से ही पतंजलि ने बहुत ही अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई। हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर उन्होंने हर्बल प्रोडक्ट्स तैयार किए, लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर उन्होंने प्रोडक्शन सॉर्ट की और डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टोर्स का ऐसा नेटवर्क पूरे देश में बिछा दिया जिसका कोई सानी नहीं था। लेकिन पतंजलि की सक्सेस में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वो था बाबा रामदेव का। दोस्तों, जब पतंजलि ने एफएमसीजी मार्केट में पैर रखे थे, उस समय तक बाबा रामदेव सालों से टीवी पर योग सिखा रहे थे और उनकी बातों को लोग प्रवचन से कम नहीं समझते थे। उन्होंने अपने करोड़ों फॉलोअर्स में पतंजलि ने भी मॉडर्न इंडिया में छिपे देसी इंडिया को टारगेट किया और आयुर्वेदिक और स्वदेशी बताकर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग शुरू की। और अपने स्टोर्स के जरिए इन्होंने ग्राहकों के साथ भरोसे का रिश्ता कायम किया। इसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से पतंजलि को काफी फायदा मिला और धीरे धीरे इनके दंत कांति जैसे प्रोडक्ट्स लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले और ब्रिटानिया को टक्कर देने के लिए पतंजलि ने इनकी ही स्ट्रेटेजी इनके खिलाफ इस्तेमाल की। उदाहरण के लिए कोलगेट को ही ले लीजिए। कोलगेट इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला टूथपेस्ट ब्रांड है, जो 80 सालों से इंडियन मार्केट पर कब्जा करके बैठा है। बता दें कि कोलगेट इंडियन मार्केट में हर साल 4,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेल करता है। वहीं पतंजलि का टूथपेस्ट दंत कांति, जो सिर्फ 15 साल पहले मार्केट में आया था, वो भी सालाना 900 करोड़ से ज्यादा की बिक्री करने में कामयाब रहा है। और पिछले कुछ सालों में कोलगेट और दूसरे ब्रांड से दंत कांति में स्विच करने वाले ग्राहकों की संख्या भी काफी बड़ी है, जिससे कोलगेट और दूसरे ब्रांड्स को काफी नुकसान हुआ। देश के हर शहर में पहुंच और अपनी 12,000 दुकानों के दम पर अब पतंजलि धीरे धीरे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से भी आगे निकल रही है। साल 2016 में पतंजलि टीवी का तीसरा सबसे बड़ा विज्ञापनदाता था, तो वहीं अब भी वो टीवी के टॉप 10 एडवर्टाइजर्स में से एक है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं उन कुछ बिंदुओं पर जिन्होंने पतंजलि को सक्सेसफुल बनाने में योगदान दिया। द आयुर्वेद कनेक्शन। दोस्तों, केमिकल्स और मिलावटी प्रोडक्ट्स के बीच पतंजलि ने आयुर्वेद और ऑर्गेनिक को अपने मार्केटिंग कैंपेन्स का कीवर्ड बनाया और लोगों को यकीन दिलाया कि उनके प्रोडक्ट्स पूरी तरह केमिकल फ्री और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ही तैयार होते हैं, जबकि सच्चाई इन एडवर्टीजमेंट से कोसों दूर है। सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी। दोस्तों, मार्केट में मौजूद ज्यादातर कंपनीज अपने हर प्रोडक्ट को एक डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ बेचती है, ताकि अगर कोई एक प्रोडक्ट भी फेल हो तो उसका असर दूसरे पर ना पड़े। जैसे डव, सर्फ एक्सेल, ब्रू कॉफी, क्वालिटी वॉल्स, लिप्टन आइस टी और यहाँ तक कि फेयर एंड लवली क्रीम भी हिंदुस्तान यूनिलीवर ही बनाती है। लेकिन ये बात शायद कुछ ही लोगों को पता हो। इसीलिए जब फेयर एंड लवली ब्लैक लाइव्स मैटर कंट्रोवर्सी में फंसी तो इसका असर हिंदुस्तान यूनिलीवर के दूसरे प्रोडक्ट्स पर नहीं पड़ा। पर पतंजलि ने अपने हर प्रोडक्ट को अलग नाम से बेचने की बजाय सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी को प्रमोट किया। पतंजलि से पहले निरमा ने भी
सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी और वॉशिंग पाउडर के बाद मार्केट में निरमा टूथपेस्ट भी लॉन्च किया था, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप रहा और इसका असर उसकी डिटर्जेंट की सेल्स पर भी पड़ा था। पर पतंजलि के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पतंजलि ने अपने आप को किसी एक प्रोडक्ट के तौर पर नहीं बल्कि शुरू से ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की एक कंपनी के तौर पर प्रमोट किया। चीपर प्रोडक्ट्स। पतंजलि के प्रोडक्ट्स, फिर चाहे वो आटा, तेल, साबुन हो या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, सभी मार्केट में मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले सस्ते हैं और भारतीय ग्राहकों के हिसाब से पॉकेट फ्रेंडली भी। कम कीमत होने की वजह से पतंजलि की पहुंच दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले ज्यादा लोगों तक है और इसीलिए इनके प्रोडक्ट्स खूब बिकते हैं। आइकॉनिक ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव हैं, जिनकी देश विदेश में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। बाबा रामदेव खुद भी किसी ब्रांड से कम नहीं है, जो अपने योगा कैंप्स, सेमिनार और टीवी शोज में पतंजलि की फ्री एडवर्टीजमेंट करते हैं। 10 स्वदेशी टेक्निक। दोस्तों, दूसरी कंपनीज जहां अपनी एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और कीमत से ग्राहक को लुभाने की कोशिश करती है, वहीं पतंजलि ने इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को स्वदेशी अपनाओ के नारे के साथ लॉन्च किया। ये टैगलाइन देने के पीछे बाबा रामदेव का कहना था कि वो भारत में विदेशी कंपनियों का वर्चस्व कम करना चाहते हैं, जो भारत से पैसा कमाकर बाहर ले जाते हैं। अगर आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। और इस तरह पतंजलि ने अपनी कॉम्पिटिटर कंपनीज को आउटसाइडर बताकर उनकी क्रेडिबिलिटी को कम किया। पतंजलि से मुकाबला करने के लिए दूसरी कंपनीज को भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी और ये साबित करना पड़ा कि वो भी भारतीय हैं। यही नहीं, उन्हें आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक गुणों वाले नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़े। पर तब तक पतंजलि मार्केट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुका था। लेकिन हाँ, इस दौरान पतंजलि प्रोडक्ट्स को कई बार खराब क्वालिटी होने के चलते विवादों में भी आना पड़ा। पतंजलि नूडल्स पर हुई लैब टेस्टिंग में पाया गया कि इसमें ऐश कंटेंट की मात्रा मैगी से भी 3 गुना ज्यादा थी, जो इसे एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना देती है। वहीं जब पतंजलि के आंवला जूस में गड़बड़ पाई गई तो उसे भारत की सभी आर्मी कैंटीन से हटा दिया गया। पिछले ही साल कोरोना में भी कोरोनिल नाम की दवा निकालकर पतंजलि ने मौके पर चौका लगाने की कोशिश की, पर उनका ये आइडिया एक बड़ी आबादी के गले के नीचे नहीं उतर सका। पर कहीं ना कहीं इन कंट्रोवर्सीज ने भी पतंजलि को पॉपुलर होने में मदद ही की। और आप तो जानते ही होंगे कि अगर सरकार से रिश्ते अच्छे हों तो नेगेटिव कंट्रोवर्सीज भी पॉजिटिव रिजल्ट्स ही लाती हैं। फिलहाल 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का सालाना टर्नओवर करने वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर ही भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, जिसे पछाड़ना आसान तो नहीं होगा। लेकिन अगर पतंजलि की रफ्तार यही रही तो वो कुछ ही सालों में हिंदुस्तान यूनिलीवर को पछाड़कर भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन सकती है। खैर, आपको क्या लगता है और आप पतंजलि और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक खुश रहें, अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।